बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे। उसमें हमने प्री ट्रायल, इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। एक प्री ट्रायल, ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल में हमने डिस्कस किया कि ट्रायल से पहले जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है, जो पुलिस के अंडर होता है, वो किस तरीके से है, या इंक्वायरी है वो किस तरीके से एक जज जो है वो अपॉइंट करता है। अब जब प्री ट्रायल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ट्रायल स्टेज आती है। ट्रायल स्टेज में सबसे पहले जो होता है वो इशू ऑफ प्रोसेस होता है। इशू ऑफ प्रोसेस का पर्पस ये है कि जब कोर्ट ये देखती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको उसके चार्ज करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, तो उस सूरत में जो कोर्ट जो है वो प्रोसेस इशू करती है। अब जो इशू करना है उसमें ये सेक्शन 204 के तहत होता है, और उसके बाद जो सेक्शन 205 है वो बताता है कि जो पर्सनल अटेंडेंस है वो कोर्ट कंप्लेनेंट की या एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस जो है वो उसको डिस्पेंस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं। अब ये तरीकाकार कैसे होगा कि हम समन भेजेंगे, वारंट भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये सेक्शन 68 डील करता है। 68 to 75 तक जो है ऑलमोस्ट ये डील करते हैं। 68 बताता है कि जी जो फॉर्म होगी समन की वो कैसी होगी, समन की शक्ल किस किस्म में होगी और समन कैसे सर्व किए जाएंगे। लाजमी बात है समन जो है वो एक पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर जो है वो सर्व करेगा, ये सेक्शन 69 बताता है। उसके बाद अगर वो बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो सेक्शन 70 कहता है कि वो उस फैमिली के जो मेल अडल्ट पर्सन है उससे उसको सर्व कर दिए जाएंगे, और उसके साइन और थंब इम्प्रेशन वगैरह जो है वो उससे ले लिया जाएगा, ताकि उसको पता चले कि उससे जो है सर्व हो गए हैं नोटिस, जो समन सर्व हो गए हैं और पुलिस उसको कॉल कर रही है या कोर्ट उसको बुला रही है। उसके बाद पर्सन टू बी, अब पुलिस ने जिस बंदे को अरेस्ट किया है, सेक्शन 81 कहता है कि बगैर किसी डिले के विद इन 24 आवर जो है वो उसको कोर्ट में लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। जब किसी भी बंदे को कोर्ट में लाया जाता है तो उसके बाद कोर्ट का जो प्रोसीजर शुरू होता है, सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, 221 के तहत, सेक्शन 221 सीआरपीसी के तहत जो है वो चार्ज फ्रेम करती है। ठीक है जी, चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। ये स्टेट ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है, और जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसमें जो स्पेसिफाई किया जाता है कि जी आपने ये ऑफेंस किया है, इस डेट को किया है। 222 उसके जो पार्टिकुलर बताता है कि जी फलान डेट थी, फलान टाइम था, आप यहाँ पे मौजूद थे और आपने ये काम किया है। जिस तरीके से 23 जो है 223 ये बताता है कि मैनर्स, कि आपने जो है वो थेफ्ट की है, चोरी की है, या आपने जो है वो रॉबरी की है, आपने डकैती की है, जो कुछ आपने किया है वो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको बताता है। और जो 224 बताता है कि द वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, और जो चार्ज बनाया जाएगा उसी सेंस में वो सेक्शन लगाए जाएंगे जिसके तहत उसे किया 392 है, क्योंकि 392 जो है वो रॉबरी का है, तो लिहाजा उस सेंस में उसको बताया जाएगा कि जी आपने ये रॉबरी की है और ये ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट हैं। कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कि अगर 225 के तहत कोई एरर आ जाता है, अब एरर को ऑल्टर 227 के तहत कोर्ट कर सकती है। उसके पास जो है इख्तियारात हैं कि चार्ज को चेंज किया जा सकता है अगर कोई एरर आता है, लेकिन एरर को सही तब किया जाएगा जब ये लगे कि इससे कंप्लेनेंट को या एक्यूज को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो इंसाफ के करीने जो है वो पूरे नहीं हो रहे। अगर वो चार्ज अल्टर नहीं किया जा रहा तो इंसाफ नहीं होगा, और उस सूरत में जो है
उसको ऑल्टर किया जा सकता है। और 228 कहता है कि जी उसके फ़ौरन बाद जो है जब ऑल्ट्रेशन हो जाएगी तो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। 233 जो है सेक्शन, ये हमें बताता है कि हर ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होगा। सिर्फ और सिर्फ 239 जो है वो बताता है कि जी कुछ चार्ज जो हैं वो जॉइंटली फ्रेम किए जाएंगे। वो कब फ्रेम किए जाएंगे? वो तब जब एक ही ट्रांजैक्शन हो, कि मतलब एक ही बंदा चोरी करने गया, वहां पे उसने जो है वो साथ में किडनैप कर दिया या मर्डर कर दिया या हर्ट कर दिया, तो उस सूरत में हर्ट का या मर्डर का और डकैती का या चोरी का ये सारे जॉइंटली चार्ज लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर सेपरेट ट्रांजैक्शन हो तो वो चार्ज सेपरेटली होंगे। लेकिन अगर एक ही बंदा एक साल में 3 ट्रांजैक्शन जो है वो करता है और एक जैसा ऑफेंस करता है तो उसको भी जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। अब उसके बाद ट्रायल है। ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट के पास होता है और सेशन, यानी कि दो है, एक ट्रायल बिफोर दी मजिस्ट्रेट और ट्रायल बिफोर दी सेशन कोर्ट। अब ट्रायल बिफोर दी मजिस्ट्रेट जो होता है वो सेक्शन 241 से लेके 249A तक होता है। 249 जो है वो केसेस बताता है कि किस तरीके से कौन से जो है वो इसके अंडर आएंगे। और उसके बाद 241A जो है वो कहता है जी आप स्टेटमेंट जो है 161 की और 164 की जो स्टेटमेंट है वो आप एक्यूज को देंगे नोट लेटर देन 7 डेज, 3 दिन में आप उसको देंगे और 7 दिन का टाइम देंगे ट्रायल की कमेंसमेंट के लिए। 7 दिन के बाद जो है वो ट्रायल होगा। अब जब वो उसको वो देंगे, कॉपीज देंगे, तो उसके बाद उस पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज जो है वो उसकी जुबान में या कोर्ट की लैंग्वेज में, दोनों में उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपने ये ऑफेंस किया है, इस डेट को किया है और इस टाइम पे किया है, ये एलिगेशन आपके अगेंस्ट हैं। अब अगर वो एक्यूज उसको एडमिट कर लेता है तो फिर कोर्ट जो है वो अगर एडमिशन हो जाता है तो 243 के तहत वो एडमिशन करेगा और जो है वो उसके तहत उसको सजा सुनाई जा सकती है ऑन द स्पॉट। उसको उसकी जो एडमिशन वो ठीक है, तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो एडमिशन होके उसकी कन्विक्शन की जा सकती है। लेकिन जहां पे वो एडमिशन नहीं करता, 244 जो है वो सीआरपी क्या कहता है कि अगर वो एडमिशन नहीं करता, रिफ्यूज करता है कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशन है वो फेक है, गलत है, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो उस सूरत में एक चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और चार्ज फ्रेम करने के बाद जो स्टेटमेंट है अंडर 164 की जो स्टेटमेंट होती है, अगर वो ड्यूली प्रोसेस जो है वो लीगली की गई है, उसमें कोई लैकूना नहीं है, तो उसको बतौर एविडेंस यूज किया जा सकता है और उसको दी जाएगी वो एविडेंस। जब एविडेंस होगी, प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगी। एविडेंस प्रोड्यूस करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो 245(1) के तहत अगर वो देखता है कि सफिशेंट ग्राउंड्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही है तो उसको एक्विट कर सकता है 245(a)(1) और 245(2) के तहत जो है उसको सजा दी जा सकती है अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि ऑफेंस हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस एस्टेब्लिश किया है और जो एक्यूज है वो अपने डिफेंस में कोई प्रॉपर रीजंस नहीं दे सका, तो उस सूरत में वो उसको सुना देगा। 247 जो है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट चाहे तो कंप्लेनेंट की जो अटेंडेंस है उसको इजाजत दे सकते हैं कि जी आप ना आए तो कोई मसला नहीं है। 248 के तहत किसी वक्त भी जो कंप्लेंट है वो विड्रॉ की जा सकती है। और 249 जो है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो 249 के तहत जो है वो प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है। लेकिन ये बहुत अहम सेक्शन है 249A। मोस्टली 249A जो है वो प्रैक्टिस में हम इसको यूज करते हैं। 249A की एप्लीकेशन हम कोर्ट में तब देते हैं जब हम देखते हैं कि एविडेंस का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया है, कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आ रहा और कोर्ट देखती है
कि ऐसी ग्राउंड्स नहीं हैं जिनके तहत इसको कन्विक्ट किया जा सके, तो 249A के तहत कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है वो उसको एक्विट कर सकता है। ये था बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब जो है बिफोर द सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में जो है 265A से 265K तक जो है ये डील करते हैं सेशन कोर्ट। अब वही प्रोसीजर 265A कहता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्ट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस एस्टेब्लिश करेगा। और 265B कहता है प्रोसीजर इन द केस ऑफ ट्रायल बाय हाई कोर्ट। अब अगर वो प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस जो है वो एस्टेब्लिश करना होता है। अब 265C कहता है कि जी उनको डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कापीज दी जाएं, 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट, FIR, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट जो चलान है, इनकी कॉपीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्यूज को प्रोवाइड की जाएंगी। 265D कहता है कि चार्ज फ्रेम किया जाएगा और आफ्टर द प्रोसिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, ये अगर देखते हैं, द केस में बी कंप्लेंट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स filed by the prosecution, court is of the opinion to proceed with the trial of the accused, it shall be frame in writing। चार्ज जो है वो इन राइटिंग जो है वो करेंगे 265D के तहत। उसके बाद जो है 265E कहता है कि अगर चार्ज में उसको कहा जाएगा कि आपने ये काम किया है और अगर वो उसको जो है वो कहता है रिफ्यूज करता है, तो प्रोसिक्यूशन अपनी जो है वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगी। प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस 265F के तहत अपनी एविडेंस देनी है। एविडेंस कंप्लीट होगी तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो सम अप करेगी। 265G के तहत अपना तमाम केस जो है वो सम अप करेगी। अब 265H जो है उसके तहत सेशन कोर्ट जो है वो अगर देखती है कि इसको एक्विट करना है या कन्विक्ट करना है। 265J जो है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 जो है वो एडमिसिबल है। अगर तमाम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया है, लीगली अडॉप्ट किया गया है, तो वो एडमिसिबल है। और 265K की जो एप्लीकेशन है वो वैसे ही है जैसे 249A की मजिस्ट्रेट के सामने है। 265K की जो एप्लीकेशन है वो बिफोर दी सेशन कोर्ट है। अब जब प्रोसिक्यूशन अपनी तमाम एविडेंस प्रोड्यूस कर लेती है तो उसके बाद जो कोर्ट है डिफेंस का मौका देती है एक्यूज को कि अगर एक्यूज चाहता है अपने डिफेंस में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो एविडेंस प्रोड्यूस करता है। अगर वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता तो कोर्ट जो है 342 के तहत उसकी स्टेटमेंट लेती है। 342 जो है वो एक्यूज की स्टेटमेंट होती है। कोर्ट उससे केस से रिलेटेड क्वेश्चन करती है। उसके लिए कोर्ट को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट किसी टाइम भी एक्यूज से ओपन कोर्ट में क्वेश्चनिंग कर सकती है कि आपके खिलाफ एलिगेशन क्यों है, आपको ही क्यों मुलजम डिक्लेयर किया गया है, ये एविडेंस आपके पास जो अगेंस्ट आई है इसके बारे में आप क्या प्ली लेना चाहते हैं, क्या डिफेंस देना चाहते हैं। वो 342 की जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग जो है वो कोर्ट कर सकती है। 345 के तहत कंपाउंड भी कर सकती है उनको कोर्ट। और उसके बाद कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी ओपन कोर्ट में। और वो जो जजमेंट होगा वो चाहे एक्विटल का हो चाहे कन्विक्शन का हो, वो इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज होगा। कोर्ट पाबंद है कि जो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज करेगी। और जो जजमेंट की लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या फिर जो लॉ रिक्वायर्ड है उसकी लैंग्वेज में जो सेंटेंस जो सजा उसको दी जाएगी वो अनाउंस की जाएगी। अब सपोज जो सेशन कोर्ट है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो डेथ पेनल्टी तक दे सकती है
अगर डेथ सेंटेंस आ जाती है तो कोर्ट जो है वो 368 के तहत डेथ सेंटेंस दे सकती है। अब कोर्ट चार्ज अल्टर भी कर सकती है, जजमेंट में अल्ट्रेशन कर सकती है, लेकिन अल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उन एरर्स की होगी जो क्लरिकल एरर्स हैं। इसके अलावा कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकती, जजमेंट को रिव्यू नहीं किया जा सकता सेशन कोर्ट। अब उसको अगर जो है कॉपीज इस जजमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्यूज को दी जाएंगी, उस पर कोई जो है ना वो फीस वो नहीं ली जाएगी। अब अगर कोर्ट डेथ पेनल्टी देती है, डेथ सेंटेंस देती है, तो वो कोर्ट जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है। हाई कोर्ट में वो अप्लाई करेगी, हाई कोर्ट उस सेंटेंस को कंफर्म भी कर सकती है, हाई कोर्ट उस सेंटेंस को इक्विटल भी कर सकती है, दोबारा रीहेयर का ऑर्डर कर सकती है। और इसके अलावा जो सेंटेंस है सेशन कोर्ट की, सेशन कोर्ट अब उसमें अगर वो कंफर्म करती है हाई कोर्ट तो उसको सजा दी जाएगी। सेशन कोर्ट एक और चीज़ की भी पाबंद है कि सेशन कोर्ट एक्यूज को बताएगी कि आपके पास राइट है, अगर आप चाहें तो इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, आपके पास अपील का ये टाइम है, विद इन दिस टाइम जो है वो आप अपील दायर कर सकते हैं। और अगर वो अपील दायर करता है तो ऑटोमेटिकली कोर्ट उस पर जो है वो स्टे करती है या क्या प्रोसीडिंग होती है, ये जो है वो पोस्ट ट्रायल है। यहाँ तक जो है वो ट्रायल का प्रोसीजर था और उस सूरत में जो है ये हमने डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया।